ये है कि ये सीधे तौर पर हमारी याददाश्त की इंजीनियरिंग को बेनकाब करता है। वो कैसे? देखिए, नदियाँ और उनके उद्गम स्थल ये ऐसे तथ्य हैं जिन्हें रट रट कर पीढ़ियां थक गईं, है ना? बिल्कुल। लेकिन इस क्रिएटर ने भूगोल की किताब को लगभग एक कॉमिक बुक में बदल दिया है। हाँ, वो तो है। मैं तो इसे महज एक मजेदार वीडियो मानने से इनकार करूंगा। ये दरअसल कॉग्निटिव साइकोलॉजी का एक बहुत ही शानदार प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है। तो फिर शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से इंसान का सबसे पहला और गहरा इमोशन जुड़ता है। मेरा मतलब है डर और खतरा। बिल्कुल, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। हाँ, यहाँ क्रिएटर ने नदियों को खतरनाक जानवरों से जोड़ दिया है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है। अब इसमें ट्रिक क्या है? ट्रिक वही झेलने वाली है। हाँ, झेलम यानी झेलना। अगर कोई विशालकाय शेषनाग आपको डस ले तो क्या कोई इसे झेल पाएगा? बिल्कुल नहीं झेल पाएगा। मैं यहाँ थोड़ा और गहराई में जाना चाहूंगा। मतलब इसे सिर्फ डर कहना काफी नहीं होगा। तो फिर क्या कहेंगे? इसे सर्वाइवल रेलेवेंस कहना ज्यादा सटीक है। हमारा अमिगडाला, जो दिमाग का अलार्म सिस्टम है ना, वो किसी उबाऊ झील के नाम पर सक्रिय नहीं होता। जाहिर है। लेकिन जैसे ही आप शेषनाग के डसने और नहीं झेल पाने यानी मृत्यु के खतरे की बात करते हैं, तो अमिगडाला तुरंत हमारे न्यूरॉन्स को सिग्नल देता है कि भाई ये जानकारी हमारी जान बचा सकती है, इसे तुरंत सेव करो। अरे वाह, मतलब ये तो बहुत ही शानदार बात है। तो दिमाग को बेवकूफ बनाकर ये यकीन दिलाया जा रहा है कि ये भूगोल का नहीं बल्कि हमारी जान का मसला है। बिल्कुल सटीक कहा आपने। अब इसी खतरे की कड़ी में गंडक नदी का उदाहरण देखिए, जो नेपाल हिमालय से निकलती है। हाँ, गंडक वाला उदाहरण बहुत दिलचस्प है। क्रिएटर ने गंडक को बना दिया गैंडा, मतलब राइनो। अब अगर हम सोचें कि एक गैंडे ने आकर सींग मार दिया है, तो आपका दोस्त आपसे कह रहा है, भाई कुत्ता पालना, बिल्ली पालना, पर गैंडा ना पालना। और ना पालना से बन गया नेपाल। ये इतना हास्यास्पद है कि हंसी भी आती है और गेंडे के हमले का खौफ भी महसूस होता है। रुको, यहाँ एक और लेयर है जिसे समझना बहुत जरूरी है। कॉग्निटिव साइंस में एक सिद्धांत है जिसे हम वॉन रेस्टॉफ इफेक्ट या आइसोलेशन इफेक्ट कहते हैं। वॉन रेस्टॉफ इफेक्ट, ये क्या होता है? इसके अनुसार जो चीज जितनी अजीब या बेतुकी होती है वो उतनी ही जल्दी याद होती है। देखिए, कुत्ता या बिल्ली पालना एक बहुत ही सामान्य बात है। हाँ, वो तो हर कोई पालता है। लेकिन गैंडा पालना एक चरम स्तर का बेतुकापन है। जब आप इस बेतुकेपन को गंडक से जोड़ते हैं तो वो जानकारी दिमाग में किसी फ्लैशिंग नियॉन साइन की तरह चमकने लगती है। क्या बात है! यानी हमारा दिमाग एक पुराने सरकारी ऑफिस की तरह है जहां लाखों उबाऊ फाइलें बस धूल खा रही हैं। बिल्कुल सही एनालॉजी है। गंडक नदी उस ऑफिस की एक बोरिंग भूरी फाइल है, लेकिन जैसे हम उस फाइल पर एक गेंडे की तस्वीर चिपका देते हैं, वो तुरंत अलग दिखने लगती है। एकदम सही। और सांपों का खौफ तो जैसे क्रिएटर का कोई पसंदीदा हथियार है। लूनी नदी नाग पहाड़ी से निकलती है जो अजमेर में है। हाँ, लूनी से खूनी। बिल्कुल, लूनी को खूनी से जोड़ दिया गया। खून कब निकलेगा? जाहिर है जब नाग डसेगा। और वो स्वर्ण रेखा वाला भी तो है। हाँ, स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। तो इसकी ट्रिक ये है कि स्वर्ण मतलब सोना एक छोटे नाग जैसा होता है जो लालच देकर इंसान को डस लेता है। ये स्वर्ण रेखा वाला उदाहरण मुझे विशेष रूप से दिलचस्प लगता है। क्यों? इसमें ऐसा क्या खास है? क्योंकि ये सिर्फ एक विजुअल ट्रिक नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक नैतिक चेतावनी भी है, मतलब मॉरल वार्निंग। लालच और खतरे को एक साथ पिरोया गया है। अच्छा, हाँ। लेकिन इन सब में एक पैटर्न है जो नोट करने वाला है। इन कहानियों में जानवर हमेशा हमलावर हैं और इंसान हमेशा शिकार है। एवोल्यूशन ने हमारे दिमाग की वायरिंग ही ऐसी की है कि हम संभावित शिकारियों की जानकारी को कभी नहीं भूलते। मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही। क्या? चलिए मान लिया कि डर और एवोल्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरी हुक्स हैं, लेकिन इंसान की जिंदगी सिर्फ जानवरों के हमलों से तो नहीं भरी है ना। हमारी जो रोजमर्रा की उबाऊ जिंदगी है, उसका क्या? बहुत सही सवाल है। क्योंकि देखिए, स्रोत का अगला हिस्सा मानव समाज की सामान्य परिस्थितियों पर है, जैसे राजनीति या फिर घर के झगड़े। हाँ, चुनाव वाला उदाहरण। चेनाब नदी बारालाचा दर्रा से निकलती है। अब इसकी ट्रिक ये है कि चेनाब को चुनाव समझ लें। और चुनाव में नेता क्या करते हैं? वो बड़ा लालच देते हैं और बड़ा लालच से बन गया बारालाचा दर्रा। क्रिएटर ने तो इसमें लाडली बहना योजना का उदाहरण भी दिया, जहां रुपए दिए जाते हैं। ये तो इवोल्यूशन नहीं है?
ये तो इवोल्यूशन नहीं है, लेकिन ये सांस्कृतिक स्कीमा का एक बेहतरीन उदाहरण है। सांस्कृतिक स्कीमा थोड़ा आसान भाषा में बताएंगे? आहा, स्कीमा का मतलब है हमारे दिमाग में पहले से मौजूद ज्ञान का एक ढांचा। भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए चुनाव और नेताओं के लालच का स्कीमा बहुत ही गहराई से स्थापित है। हाँ, वो तो सबको पता ही होता है। तो जब एक बिल्कुल नई और अनजान जानकारी आती है, जैसे बारालाचा दर्रा, और वो इस पहले से स्थापित चुनाव वाले ढांचे के साथ जुड़ती है, तो उसे याद रखने के लिए अतिरिक्त मानसिक ऊर्जा की जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब वो पुरानी जानकारी के साथ चिपक जाती है। बिल्कुल, वो जानकारी मुफ्त में एक राइड ले लेती है। अच्छा, तो हम उस पहले से मौजूद मानसिक हाईवे का इस्तेमाल कर रहे हैं। एकदम सही। इसी हाईवे पर एक और मजेदार कहानी है, रावी नदी की। स्रोत के अनुसार रावी नदी रोहतांग दर्रा से निकलती है। वो रवि नाम के लड़के वाली ट्रिक। हाँ, अब यहाँ एक काल्पनिक रवि नाम का लड़का है जो लड़कियों को रोज तंग करता है, तो रोज तंग से हो गया रोहतांग। बहुत ही रचनात्मक है। और इसी रोहतांग दर्रे से ब्यास नदी भी निकलती है। यहाँ क्रिएटर ने ब्यास को प्यास कर दिया है। मतलब जब बच्चों को प्यास लगती है। बिल्कुल, छोटे बच्चों को जब प्यास लगती है तो वे रोने लगते हैं और माता पिता को तंग करते हैं, यानी रोना और तंग करना फिर से रोहतांग बन गया। यहाँ भाषा और ध्वनि के साथ बहुत ही शानदार खेल खेला गया है, फोनेटिक्स का इस्तेमाल। हाँ, रावी से रवि, ब्यास से प्यास। ये जो तुकबंदी है ना, ये हमारी ध्वन्यात्मक स्मृति को सक्रिय करती हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात, क्या आपने ध्यान दिया कि दोनों ट्रिक्स में एक संघर्ष है? संघर्ष मतलब कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, एक लड़का जो लड़कियों को तंग कर रहा है या एक बच्चा जो माता पिता को तंग कर रहा है। हमारा दिमाग शांतिपूर्ण दृश्यों की तुलना में सामाजिक संघर्ष और गॉसिप को ज्यादा तेजी से रजिस्टर करता है। सच में, मतलब हमारा दिमाग मूल रूप से एक मोहल्ले की आंटी की तरह है जिसे बस गॉसिप चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही समझ लीजिए। ये तो ताप्ती नदी के ट्रिक में एकदम फिट बैठता है। ताप्ती नदी मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है। ताप्ती का मतलब तपती हुई या गुस्से में रहना। और घर में हमेशा कौन तपती या गुस्सा रहती है? ताई जी। और ताई से बन गया मुल्ताई। इसी तरह चंबल नदी जो जानापाव पहाड़ी से निकलती है। चंबल को आप कंबल कहिए। सर्दियों का समय है। हाँ, और कंबल बहुत छोटा है। आपका रूममेट कहता है मुझे भी कंबल में आने दो, तो आप कहते हैं भाई कंबल छोटा है, अंदर जा ना पाओगे से जा ना पाओ। ये वास्तव में एपिसोडिक मेमोरी का निर्माण कर रहा है। वो क्या होता है? एपिसोडिक मेमोरी हमारे जीवन की उन घटनाओं की याददाश्त होती है जिन्हें हमने खुद महसूस किया है। सर्दियों में कंबल खींचने की लड़ाई या परिवार में किसी बड़े का गुस्सा, ये ऐसी घटनाएं हैं जिनका अनुभव लगभग हर किसी ने किया होता है। हाँ, ये तो घर घर की कहानी है। तो क्रिएटर ने एक नदी के उद्गम स्थल को एक ऐसी घटना में बदल दिया है जो बहुत ही व्यक्तिगत है और लोग उससे तुरंत रिलेट कर लेते हैं। और ये कहानियां कितनी अजीब हो सकती हैं। इसका चरम उदाहरण है सतलुज नदी। वो राक्षस वाली? हाँ, ये राक्षस ताल से निकलती है। ट्रिक सुनिए, सतलुज को साथ में लॉज बना दिया गया है। आप दोस्तों के साथ एक लॉज में रह रहे हैं और रात में अचानक एक राक्षस देख लेते हैं। ये तो बहुत ही विजुअल है। और वहीं शारदा नदी जो नेपाल के मिला हिमानी से निकलती है। शारदा यानी शरद ऋतु, सर्दी का मौसम। और सर्दियों में क्या होता है? सर्दियों में लोग एक दूसरे से मेल मिलाप करना चाहते हैं। मेल मिलाप से मिला हिमानी बन गया। यहाँ हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि कैसे विजुअलाइजेशन काम करता है। लॉज में राक्षस देखना एक बहुत ही मजबूत और ज्वलंत छवि है। हाँ, कोई भी इसे आसानी से इमेजिन कर सकता है। जब जानकारी किसी मजबूत दृश्य के साथ जुड़ी होती है तो उसका रिकॉल रेट यानी याद आने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन जरा रुकिए, मैं सोच रही थी कि क्या ये ट्रिक सिर्फ नदियां ही याद करा रही हैं या कहीं ना कहीं भारतीय मानसिकता का भी पर्दाफाश कर रही हैं? ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। क्योंकि देखिए, शोध का अगला हिस्सा पूरी तरह से आदर, सम्मान और भगवान पर केंद्रित है। सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती हैं। क्रिएटर की ट्रिक है कि सिंधु में साधु शब्द छिपा है और ब्रह्मपुत्र तो सीधे ब्रह्मा के पुत्र हैं। हमें समाज में साधु और भगवान दोनों का मान सम्मान करना चाहिए। और मान सम्मान से बन गया मानसरोवर। बिल्कुल। ये एक बहुत ही गहरा ऑब्जर्वेशन है। इसे हम कॉग्निटिव साइंस में सिमेंटिक नेटवर्क्स के जरिए समझ सकते हैं। सिमेंटिक नेटवर्क्स? हाँ, हमारी याददाश्त हमारे सांस्कृतिक मूल्यों और संस्कारों से गहराई से जुड़ी होती है। भारत में संतों का सम्मान या देवताओं के प्रति आदर भाव, ये सब बचपन से ही दिमाग में फीड कर दिया जाता है। सही बात है। तो जब क्रिएटर नदियों के नामों को इस गहरी आस्था से जोड़ता है
तो वो याददाश्त को एक बहुत ही मजबूत एंकर प्रदान कर रहा होता है, जिससे जानकारी खिसकती नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास भी देखा। कैसा विरोधाभास? नर्मदा नदी और सोन नदी दोनों अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। अब नर्मदा के लिए कहा गया कि जिसका स्वभाव नरम होता है, जैसे महात्मा गांधी, वो अमर हो जाता है। ये तो बहुत ही आदर्शवादी बात है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ सोन नदी को सोना यानी गोल्ड से जोड़ा गया। जिसके पास आज बहुत सारा सोना है, उसकी सुख सुविधाएं उसे आज के समय में अमर बना देती हैं। ये तो पूरी तरह से भौतिकवाद है, मटीरियलिज्म। वही तो, एक ही उद्गम स्थल के लिए दो बिल्कुल विपरीत विचारधाराएं, एक तरफ गांधी जी और दूसरी तरफ पैसा। आहा, यही तो इस पूरी प्रक्रिया की खूबसूरती है। हमारा दिमाग विरोधाभासों से नहीं घबराता, बल्कि वो उन्हें एक टूल की तरह इस्तेमाल करता है। वो कैसे? देखिए, एक तरफ गांधी जी का नरम स्वभाव हमारी आध्यात्मिक आकांक्षाओं को दर्शाता है, और दूसरी तरफ सोने की ताकत आज के पूंजीवादी समाज की कड़वी सच्चाई है। हाँ, ये दोनों बातें अपनी अपनी जगह सच हैं। ये दोनों ही नैरेटिव बहुत ही शक्तिशाली हैं, और हमारा दिमाग बिना किसी उलझन के दोनों को एक साथ स्वीकार कर लेता है। और अगर ताकत की बात करें तो भगवान कृष्ण से बड़ा कौन है? बिल्कुल, कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। ट्रिक बहुत सीधी है, भगवान कृष्ण महाबली हैं। उसी तरह महानदी सिंहबहा पहाड़ी से निकलती है। महान कौन होता है? जंगल का राजा, सिंह। बहुत लॉजिकल है। और गोदावरी नदी वाला भी देखिए, यह महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। गोदावरी यानी गोद। अब गोद में किसे लिया जाता है? जो बीमार हो। हाँ, जो सिक हो। सिख से नासिक। यहाँ मुझे अंग्रेजी और हिंदी का ये जो हाइब्रिड इस्तेमाल है ना, वो बहुत आकर्षक लगता है। इंग्लिश वाला। हाँ, सिख पूरी तरह से अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन उसे नासिक में बहुत ही सफाई से फिट कर दिया गया है। ये दिखाता है कि आज की जो युवा पीढ़ी है, उनका दिमाग कैसे एक साथ दो भाषाओं में सोचता है। बिल्कुल। और साबरमती नदी वाला उदाहरण तो सीधे आज के युवा की नब्जी पकड़ लेता है। वो कैसे? साबरमती नदी उदयपुर से निकलती है, तो इसकी ट्रिक है साबरमती से सब्र यानी धैर्य रखो। अच्छा, सब्र रखो। हाँ, तुम बस सब्र रखो, एक दिन तुम्हारी भी नौकरी लगेगी, तुम्हारा भी उदय होगा। अरे वाह! ये तो सिर्फ भूगोल नहीं रहा, ये तो जैसे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हर विद्यार्थी की आत्मकथा हो गई। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। इसे हम साइकोलॉजी में एस्पिरेशनल मेमोरी कह सकते हैं। एस्पिरेशनल मेमोरी? हाँ, जब आप अपनी पढ़ाई के सबसे उबाऊ हिस्से को अपनी सबसे बड़ी उम्मीद, जैसे सफलता का उदय, उससे जोड़ देते हैं, तो वो जानकारी आपके दिमाग के उस हिस्से में जाकर बैठ जाती है जिसे आप कभी मिटाना नहीं चाहते। ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम दुनिया की हर जानकारी को इसी तरह हैक कर सकते हैं? क्या ये कोई जादुई छड़ी है जो हर जगह काम आएगी? मुझे नहीं लगता। मैं भी यही सोच रही थी, क्योंकि अब हम इस स्रोत के उस पड़ाव पर हैं जहां लॉजिक और ट्रिक्स दोनों दम तोड़ देते हैं। हाँ, कुछ नाम तो सीधे याद रखने पड़ते हैं। बिल्कुल। स्रोत में कई नदियां ऐसी भी हैं जिनके लिए क्रिएटर ने कोई ट्रिक नहीं बताई है, वे सीधे नाम से याद की जाती हैं। जैसे गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, यमुना यमुनोत्री से, कोसी नदी सप्तकोशी से, उमियम नदी उमियम झील से और पेरियार नदी पेरियार झील से। यहाँ तो कोई कहानी है ही नहीं। ये बहुत ही अहम बिंदु है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। इसे हमें कॉग्निटिव लोड थ्योरी के नजरिए से समझना होगा। और ये थ्योरी क्या कहती है? देखिए, अगर आप हर छोटी से छोटी चीज के लिए एक लंबी चौड़ी कहानी बनाने लगेंगे, तो एक समय बाद उन कहानियों को याद रखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। मतलब कहानियों का भी तो एक बोझ हो जाएगा दिमाग पर। बिल्कुल। कभी कभी जब नाम अपने आप में बहुत स्पष्ट होते हैं, जैसे गंगा से गंगोत्री, तो वहां कोई ट्रिक बनाना दिमाग पर फालतू का बोझ डालना है। मैं तो कहूंगा कि शॉर्टकट्स या ट्रिक्स सिर्फ एक मचान की तरह होते हैं। मचान, जरा इसे आसान भाषा में समझाइए। मचान मतलब वो ढांचा जो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है। राइट। जब कोई इमारत बन रही होती है तो मजदूर मचान का सहारा लेते हैं। हाँ, स्कैफोल्डिंग। बिल्कुल। लेकिन एक बार जब इमारत पूरी तरह से खड़ी हो जाती है तो वो मचान हटा ली जाती है। अच्छा। उसी तरह जब हम कोई नई चीज सीखते हैं तो ये ट्रिक्स एक मचान का काम करती हैं। एक बार जब ज्ञान पक्का हो जाता है और आप कई बार पढ़ लेते हैं कि रावी नदी रोहतांग से निकलती है, तो आपको उस रवि नाम के लड़के की कहानी की जरूरत नहीं रह जाती। दिमाग सीधे जवाब दे देता है। ये तो बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। और जहां नाम सीधे नहीं होते, वहां विजुअल पन्स यानी शब्दों के साथ खेलने का कमाल देखने को मिलता है। शब्दों के साथ खेल, कोई उदाहरण है?
हाँ ना, घाघरा नदी की ट्रिक तो किसी कॉमेडी शो की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। क्या है ट्रिक? ये नदी नेपाल के मापसांग से निकलती है, तो क्रिएटर कहता है कि महिलाओं का घाघरा इतना विशाल है कि आप उसकी माप नहीं कर पा रहे हैं, और मापते मापते तंग आ गए हैं। माप और तंग। हाँ, माप और तंग मिलकर बन गए मापसांग। आहा, ये अतिशयोक्ति का एक क्लासिक उदाहरण है। एग्जैजरेशन। एक ऐसा घाघरा जिसे मापा ही नहीं जा सकता। हमारा दिमाग जो नॉर्मल चीजें होती हैं उन्हें फिल्टर कर देता है, लेकिन इस तरह की अतिशयोक्ति वाली चीजों को तुरंत पकड़ लेता है। और रामगंगा नदी की ट्रिक में तो सीधे बॉलीवुड की एंट्री हो जाती है। ये नदी नैनीताल झील से निकलती है। इसमें बॉलीवुड कैसे आया? ट्रिक में एक पुरानी फिल्म का गाना है, राम तेरी गंगा मैली हो गई। अब गंगा मैली हुई है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? कैसे? जाहिर है अपने नैनों से तल को देखकर पता चलेगा। नैनों से तल मतलब नैनीताल। ये तो बहुत ही मजेदार है। लेकिन इस पूरे स्रोत का सबसे ईमानदार और मजेदार हिस्सा वो था जहां क्रिएटर ने खुद अपने हथियार डाल दिए। आप कावेरी नदी की बात करिए ना? हाँ, कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, और स्रोत में क्रिएटर ने पूरी ईमानदारी से मान लिया कि वो इसके लिए कोई ट्रिक बना ही नहीं पाया। ये बहुत ही दिलचस्प है। उसने सीधे वीडियो में कह दिया कि भाई अगर आप लोगों के पास कोई ट्रिक हो तो बता देना, मुझे नहीं आ रही है। ये तो उस मचान के गिरने जैसा हो गया जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। हाँ, ये दरअसल मेमोरी साइंस की एक बहुत बड़ी सच्चाई को सामने लाता है। वो क्या? ये इस बात का प्रमाण है कि ट्रिक्स और शॉर्टकट्स की भी अपनी सीमाएं होती हैं, उनकी लिमिट्स होती हैं। हाँ, सब कुछ हैक नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, आप हर एक तथ्य को जबरदस्ती किसी ढांचे में फिट नहीं कर सकते। कभी कभी आपको बस सीधे तौर पर अध्ययन करना पड़ता है। ये ईमानदारी दिखाती है कि रटने और समझने के बीच एक संतुलन होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज की इस चर्चा को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि हमने नेपाल के उस सींग मारने वाले गैंडे से लेकर घर में